एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा फेयर है जो लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन स्टेज पे बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे कॉमन मिस्टेक आपको क्या दिखती है बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन के अंदर? उनको पता है कि मैम ने बोला है स्टेज पे बोलो, तो दे आर स्पीकिंग, दे आर नॉट स्ट्रक्चर विद द थॉट्स। जैसे हम बात करें नरेंद्र मोदी जी, उनको आई डोंट थिंक कि हमने कभी देखा है स्क्रिप्ट देखते हुए। ऋतिक रोशन, तोतले उनका बोला गया था क्वेश्चन में, तो उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला कि भाई मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने डायलॉग्स बोला करता था। तो ये जो बॉर्न ऑडिटर या बॉर्न लीडर, या हम कह देते हैं नहीं ये तो पैदा ही सीख के हुआ है, ऐसा नहीं हो। अगर आप करना चाहते हो कोई चीज तो आप करोगे, और आप नहीं करना चाहते ना, कोई आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। टोन, पॉज, इंटेंशंस, तो ये उस पूरे स्किल्स में कितना इम्पोर्टेंट है? AI टूल विल हेल्प यू, बट ह्यूमन टच AI टूल नहीं दे पाएगा, राइट? वो आपको कंटेंट दे पाएगा पर डिलीवरी तो आपको ही करनी है उसकी। तो इस वर्ल्ड में ऑथेंटिक रहना कितना टफ हो गया आपके हिसाब से? एक्चुअली लोगों को आर्टिफिशियल चीजें पसंद आ रही है। दे वांटेड टू सी जो गुड लुकिंग हो, चाहे कंटेंट कैसा भी हो, पर आई वुड से जो एजुकेशनल कंटेंट है वो बहुत कम चलता है। एंड दिस इज अ फैक्ट एज वेल। मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी थी, टीचर थी एंड वो टीचर बहुत वल्गर कपड़ों में रील बना रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। आई वाज लाइक कि या तो ये टीचर नहीं है या फिर ये इस तरीका सही नहीं है। ओके, रियल टॉक। आज जिसके साथ हम बात करने वाले हैं, शी इज जस्ट नॉट अ कोच, शी इज लिटरली द ग्लो अप क्वीन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मीट दीपिका, जिन्होंने 10,000 स्टूडेंट्स को स्टेज फियर से निकाला, कॉन्फिडेंस का बूस्टर शॉट दिया और उनका स्पीकिंग गेम लेवल 100 पे लेके गए। स्कूल हो या स्टार्टअप, बोर्ड रूम हो या क्लासरूम, हर टिप्स लेट इट वर्क एवरीवेयर। सो इफ यू एवर फंबल व्हाइल टॉकिंग या अपने आइडियाज को क्लियरली पिच नहीं कर पाते, दिस एपिसोड इज योर साइन। लेट्स गो विद कोच दीपिका। आज का जो टॉपिक है ना, अब मान के चलो कि एक हमारी सोसाइटी में, स्पेशली बच्चों में, जेंजीज में है आगे, और उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज एक कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करने वाले हैं कि कैसे एक इंसान जब बच्चा के उसमें पीरियड में होता है, सीखता है बहुत चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है कहीं ना कहीं वो उसके लाइफ में प्रोसेस इतने इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि वो शायद उनको कन्वर्ट नहीं कर पाता। और आज की जो जिस स्पेस में हम एक पेस में लाइफ जी रहे हैं, जहाँ हमें सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए, हमें रिजल्ट्स बहुत फास्ट चाहिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके साथ में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि भाई कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे वो आप लेके चलो रिश्तों से लेके, रिलेशनशिप से लेके, या फिर आप लेके चलो कॉर्पोरेट में या आपके जॉब सेक्टर में। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन मैम। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल दीपिका मैम ये है कि हर कोई बच्चा कम्युनिकेट कर पाता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन उस तक ही उसको लगता है कि ये मेरा डोमेन है, मैं इसमें बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता है, वो जो एक मैसेज देना चाहता है, वहाँ वो कहीं ना कहीं लैक करता है। तो आपके हिसाब से वो डिफरेंस क्या है इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशन और एक टॉकिंग के अंदर? एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सार्थक फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो आपने क्वेश्चन पूछा अबाउट कम्युनिकेशन, कि वी ऑल कैन कम्युनिकेट, दिस इज़ वॉट वी फील, कि हम बात कर सकते हैं एंड इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि बोलना ही कम्युनिकेशन होता है। आपने देखा होगा जो लोग बोल नहीं पाते, दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट वेल। हाउ दे कैन डू इट? बाय एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। एंड दिस इज़ वॉट द कम्युनिकेशन इज़, वेयर you are expressing your thoughts and actually it goes in that way only, जहाँ पे आपके जो थॉट हैं, जहाँ पे आपने जो बोला है, वो एग्जैक्ट सामने वाले को समझ आया है विद द इमोशंस, विद योर इंटेंट, राइट? जो आप बोलना चाहते हैं इंटेंशनली इज what exactly goes to other person. जी जी. And even without saying something, even जब हम ऐसे बैठे होते हैं, we can make an eye contact and that's also a part of communication. Without saying anything, I can also communicate with you. So communication has different roles. अगर आप इसको किसी एक सपोज जैसे आपने बताया बैक स्टेज पे कि आप स्कूल में भी सेमिनार्स देते हो, वर्कशॉप देते हो, तो सबसे कॉमन मिस्टेक आपको क्या दिखती है बच्चों के बीच में while communicating? कम्युनिकेशन के अंदर?
ओके, दे आर नॉट स्ट्रक्चर विद द थॉट्स. उनको पता है कि मैम ने बोला है स्टेज पे बोलो, तो दे आर स्पीकिंग. वो परफेक्ट है कि वो बोल रहे हैं, बट आर दे स्ट्रक्चरिंग व्हाट दे आर सेइंग? तो पॉइंट वाइज आपको अपने थॉट्स को चैनलाइज करके अगर आप बोलोगे, दैट वुड बी रियली इम्पैक्टफुल, और तब आपको लोग ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे. तो ये बच्चों के साथ साथ आपने बताया, बड़ों में, कॉर्पोरेट में आप क्या सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन मिस्टेक्स देखते हो लोगों में? राइट. सी, हम ऐसा कहते हैं कि बच्चे कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं, बट एक्चुअली बड़े भी करते हैं. और इट्स नॉट अबाउट बच्चा और बड़ा, इट्स अबाउट अ पर्सन who has learned communication skills and who doesn't. So it's about that कि बड़ों में अगर आप बात करें तो communication mistakes जहाँ पे उनको they feel like जो मैंने कह दिया वो सामने वाले को समझ आ गया, maybe नहीं आया, और आपने पूछा ही नहीं कि क्या are you getting my point, are we on a same page, are you getting what I am exactly saying to you, आपको वो समझ आ रहा है या नहीं. You need to ask, you need to verify that is yes, मेरा जो इंटेंट था कहने का या मेरे जो इमोशंस थे उसको बात समझाने के, वो एग्जैक्टली सामने वाले को समझ आया. और कॉर्पोरेट्स में ना गैप यही है कि अ लीडर थिंक्स व्हाटएवर ही इज सेइंग द टीम विल गेट इट. चाहे वो 1 घंटे का भाषण दे उस पर प्रॉपर, 1 घंटे का पूरा लेक्चर हो रहा है, बट टीम में सब क्या करते हैं, दे आर नॉडिंग, और सम ऑफ देम आर लाइक एब्सेंट माइंडेड, उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. सो यू हैव टू कम्युनिकेट, इट्स वे टू वे कम्युनिकेशन. व्हाटएवर यू आर सेइंग, स्ट्रक्चर दैट, पॉइंट आउट दैट, एंड देन आस्क, आर वी गेटिंग इट, आर यू गेटिंग इट, आर वी ऑन अ सेम पेज. तब आपकी टीम आपको बहुत एफिशिएंटली सुन भी पाएगी और समझ भी पाएगी. तो अगर आप इसको थोड़ा सा डायनामिक सिस्टम चेंज करते हैं, वैसे पूछूं आपसे कि एक बॉर्न ओरेटर होता है और एक होता है स्किल्स जो आप सिखाते हैं टाइम के साथ में. अगर किसी बच्चे ने कभी सीखा नहीं, वो आगे अपने उसमें सीख कर प्रोफेशनल अगर वो ज्वाइन करे तब भी कोई इंसान सीख सकता है. राइट. तो जो एक बॉर्न ओरेटर है वर्सेस स्किल्ड, आप अगर इसको एज अ कंपटीशन देखो तो व्हाट डू यू थिंक फॉर अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई एक जैसे हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, जी, उनको आई डोंट थिंक कि हमने कभी देखा है स्क्रिप्ट देखते हुए, ऑल्दो एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, लेकिन वो जो बोलते हैं वो फिर सबको सुनाई देता है, वहाँ तक पहुँचता है. राइट. क्या पहुँचता है, क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा है. वो एक ओरेटर जो जैसे हैं वो ब्रिलियंट ओरेटर हैं. बिल्कुल. तो ये क्वालिटी आपके स्किल्स में ऐसा आप क्या सिखाते हो, या ऐसा कौन सी वो एक्सरसाइजेज हैं जो एक आदमी उस ऐसे नेचुरल ओरेटर के साथ में compete कर सकता है? ओके, आई एब्सोल्युटली एडमायर द पर्सन मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. देखिए, पहले उनके आज के भाषण को आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे 20 साल पुराने भाषण से. ठीक है, क्योंकि बहुत चेंजेस है. क्या इस दौरान उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया? क्या इस दौरान उन्होंने सीखा नहीं होगा? क्या इस दौरान उन्होंने ज़्यादा अपने ऊपर काम नहीं किया होगा? एब्सोल्युटली किया होगा. तो ये जो बॉर्न ऑडिटर या बॉर्न लीडर, या हम कह देते हैं नहीं ये तो पैदा ही सीख के हुआ है, ऐसा नहीं होता. ऐसा मतलब इफ़ आई वुड टेक सम एक्सेप्शंस, सो आई वुड से कि ऐसा शायद 10% के साथ होता होगा, जहाँ पे वी वुड से कि ये तो भाई पैदा ही स्किल को लेके हुआ है. राइट. बट 90% ऑफ देम एक्चुअली वर्किंग अपॉन इट. दे आर एक्चुअली प्रैक्टिस all the skill set that they have right now. They practice a lot about that. Right. अब आप उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छा भाषण देते हैं जी. तो उन्होंने वो स्किल डेवलप की. जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो ऐसे ही पैदा हुए थे सीख कर? जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, ही इज लाइक गॉड ऑफ क्रिकेट, एवरीवन इज सेइंग दिस, बट एक्चुअली क्या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया? वो जी. उन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया है, तब वो उस स्टेज पर आए हैं जहाँ पे उनको एडमायर किया जाता है. राइट. सो इट्स गुड इफ़ यू आर डेवलप दीज स्किल्स, एंड इवन बेटर इफ़ यू आर बॉर्न विद दिस स्किल्स. बट अगर ऐसा नहीं है कि यू आर बॉर्न विद इट, देन आई वुड डेफिनेटली से प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, वर्क अपॉन योर स्किल सेट, और जाके लोगों को फेस करो. एवरी सिंगल डे यू हैव टू फेस द पीपल.
or that challenges that you feel, or maybe you have a fear of something, face that. fear तभी जाएगा जब आप फेस करोगे, नहीं तो नहीं जाएगा वो fear कभी. अभी से हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड के वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन, तो वो भी उनकी इंटरव्यूज में सुने हैं, काफ़ी उनको एक काफ़ी तोतले उनका बोला गया था क्वेश्चन में कि वो नहीं बोला करते थे. तो उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने बोला कि भाई मैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने डायलॉग्स बोला करता था कि मैं एक क्लैरिटी के लेवल पे आके, उस लेवल पे आके मैं बोलूं, वर्ड्स मेरे क्लियर हों. तो अब एक रिलेटेबल कितना है कि आप एक ऐसे एक फैमिली में पैदा हो जहाँ पे डायरेक्टर्स, आपके फादर म्यूज़िक डायरेक्टर, आपके चाचा, सारा मतलब फैमिली पूरा बॉलीवुड, लेकिन फिर भी आपने वो स्किल डेवलप करे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करे. तो आपकी बात बिल्कुल सही चीज़ों में आ रही है वापस कि ज़रूरी नहीं जो पैदा हुआ है ओरेटर बहुत अच्छा बोल सकता है, लेकिन जब टैलेंट आता है और जब हार्डवर्क आता है तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाती हैं. अगर हम कॉर्पोरेट वापस आए तो कॉर्पोरेट मीटिंग्स की बात करें, जब आपको कोई आपका बॉस बोलता है कि भाई ठीक है आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आप बहुत लोग होते हैं जो एक मतलब नर्ड बोलो क्या, जो भी आप उसको टर्म दे सकते हो, लैपटॉप में बहुत अच्छे हैं, ड्रेसअप बहुत अच्छे होंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन की बात आती है तो उनके पसीने आते हैं, हाथ में से पसीने, बॉडी लैंग्वेज उनकी शोल्डर्स डाउन गिरना स्टार्ट हो जाता है. तो उनके पास में बहुत कुछ होता है बोलने के, लेकिन वो बोल पाते हैं बहुत छोटा. राइट. तो ऐसे वर्क स्पेस में, ऐसे कॉर्पोरेट मीटिंग्स में आप क्या ऐसा चीज़ देखते हो जो स्पेशली मल्टीटास्किंग की बात करें तो यहाँ पे आपका माइंड अलग अलग डायरेक्शन में वैसे ही भरा पड़ा है और आपको तब भी आके बोलना है, तब उनको कैसे गाइड करते हो? ओके सी, जब आपकी कोई मीटिंग है और आपने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है, राइट, एज इन बहुत सारी प्रिपरेशन टेक्निकली, एज यू सेड मेंशन कि टेक्निकली प्रिपेयर्ड हैं, उनको काम अच्छे से आता है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक दे गेट शॉर्ट ऑफ वर्ड. ठीक है, वर्ड्स कम पड़ जाते हैं या फिर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते व्हाट दे वांटेड टू से. आपने बताया ड्रेसअप भी अच्छा है बट बॉडी लैंग्वेज वीक है. सो सेम आपके प्रीवियस एग्जाम्पल को ही मैं यहाँ पे लगाना चाहूँगी. आई विल गिव रिलेट टू इट. ऋतिक रोशन जो कि बहुत गुड लुकिंग एक्टर हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, जी. उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया है और ही हैज़ एक्चुअली वर्कड अपॉन हिज स्पीकिंग स्किल्स. ठीक है, सो सेम थिंग अ लीडर कैन डू. जो आपने प्रैक्टिस किया है, जो आपने प्रिपेयर किया है, उसको कैमरे के सामने रिकॉर्ड करो या फिर शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, एंड यू विल फाइंड आउट कि मुझे और क्या वर्क करना है. एम आई स्टैंडिंग टॉल, एम आई स्टैंडिंग विद ओपन हैंड्स, और आई एम क्रॉसिंग माई हैंड्स, एम आई गुड लुकिंग व्हेन आई एम स्पीकिंग समथिंग. तो वो सब मैटर करता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो हमारे एक्सप्रेशन बहुत इधर उधर जाते हैं. मतलब हम ऐसा दिखना नहीं चाहते बट हम ऐसा साउंड और दिखते ऐसे ही हैं. सो जो आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हो, खड़े होते हो, अपने आप को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो कि हम कैसे बोल रहे हैं, दैट टाइम यू विल इम्प्रूव अ लॉट. एंड फॉर अ लीडर, अगर आपकी कोई मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन है, आपने टेक्निकली इतना अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है, प्रैक्टिस दैट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मे बी फॉर 5 minutes और 10 minutes, बट प्रैक्टिस, गो थ्रू विद इट. इतना अच्छा प्रिपेयर जो किया हुआ है टेक्निकली, उसको डिलीवर ही नहीं कर पाए तो कोई फ़ायदा नहीं इसका. सेम यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगी आपको, शार्क टैंक का, जहाँ पे आपने इतनी पिच, मतलब जहाँ पे आपने इतने सारे प्रोडक्ट सुने हैं, सर्विसेज सुनी है, दे प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर देयर पिचेस, बट व्हाट इफ दे आर नॉट इम्पैक्टफुल. आप उसको सिंपल रखो. आई एम नॉट सेइंग कि उसमें जार्गन वर्ड पुट कर दो, मेक इट सिंपल बट मेक इट इम्पैक्टफुल. कम्युनिकेशन अच्छा रखो ताकि आपको वो डील मिल पाए, एज सिंपल एज दैट. जितना आप अच्छे से लोगों को कन्विंस कर पाओगे, इम्पैक्टफुल हो पाओगे, दैट विल गिव यू दैट डील. वेरी ट्रू. ये वही वाली बात है कि जैसे आपके पिटारे में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जब दिखाने की बात आती है तो फिर आपके पसीने छूटते हैं. और वहीं क्योंकि ये
और जैसे शार्क टैंक की आप बात कर रहे हो, वो तो एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे दिन में कितनी 100-150 पिचेस आती हैं, और आप जैसे सेम लेवल के भी बिजनेस वहाँ पे मिलते हैं. मतलब एक लेवल, अगर सपोज कोई सूटकेस कंपनी आ रही है, कोई ट्रैवल बैग बना रही है, तो ऐसे 1-2 और कंपनीज भी होंगी, तो लेकिन उसे बीट कैसे करने का है. मे बी कभी वही कहते हैं ना कि वो ये अपनी बातों में समझा लेता है, या फिर इसको मैं ना नहीं बोल पाता या ना नहीं बोल पाती. तो वो एक कला है, वो सीखी जा सकती है, और वो ही कितना इम्पैक्टफुल चीज़ है. अच्छा, हम कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें हम बोलते हैं टोन, पॉज, इंटेंशंस. तो ये उस पूरे स्किल्स में कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है अपने उस? बिल्कुल, टोन, पॉज, इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू वांटेड टू से. इट्स लाइक कि आपको जो बात कहनी है, किस तरीके से वो बात कहोगे, ये आपके उस रिजल्ट के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है जो आप पाना चाहते हो उस बात को कहने के बाद. मैं आपको बोलूँ कि जैसे शार्क टैंक का एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं आपको बोलूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, आप इसको बाय कर लो, आप मेरे को पैसा दे दो और ये प्रोडक्ट सर्विस आपको इस तरीके से हेल्प करेगा. या फिर मैं ये बोलूँ कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है आपकी इस प्रॉब्लम को इतने अच्छे से सॉल्व करता है कि कोई और प्रोडक्ट चाहे वो इससे महंगा वो सॉल्व नहीं कर पाएगा. और मैं इतनी श्योर हूँ कि मेरे प्रोडक्ट लेने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे जो आप पहले कभी नहीं कर पाए. राइट. तो अमन शायद वहाँ पे यही बात कहते हैं कि आई एम नॉट एबल टू कन्विंस, कि चाहे आप बहुत अच्छे फाउंडर हैं, चाहे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कन्विंस ही नहीं हूँ कि आपकी सर्विसेज उतनी अच्छी होंगी या आप उतने इम्पैक्टफुल हो. वो फाउंडर के ऊपर पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट सर्विस तो चेंज हो जाएगा, वो मैटर नहीं है, लेकिन फाउंडर कितना कन्विंसिंग है वो उनके लिए मैटर करता है. और वो कैसे पता लगेगा? हाउ दे कम्युनिकेट, उनका इंटेंट कैसा है, उनका टोन कैसा है. आप एक ही टोन में पूरी चीज़ नहीं बता सकते. यू हैव टू मॉड्यूलेट योर वॉइस. हम हमेशा हाई टोन में नहीं बात कर सकते, हम हमेशा लो टोन में नहीं बात कर सकते. राइट. सो वी हैव टू फाइंड आउट हाई टोन, लो टोन, पिच, योर वॉइस मॉड्यूलेशन, योर इमोशंस आर देयर. कभी रोते हुए चिल्लाते हैं? नहीं, हमेशा गुस्से में चिल्लाते हैं. राइट. रोते हुए तो आवर वॉइस गेट सॉफ्ट. So this happens when your emotions are high, your voice automatically modulate. जैसे अभी हम टोन की बात कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी रिलेशनशिप के अंदर कि अगर कोई कपल लड़ रहा है तो उसमें से एक अगर हाई पिच पे बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, तो मेजॉरिटी टाइम्स दूसरा इंसान ये बोलता है कि मेरे को तेरा टोन नहीं समझ आया. Exactly. तेरा टोन ये कहने का नहीं है, या और इसी टोन के पीछे मतलब उसका मैसेज कुछ और है बट टोन मैच नहीं करती है. ये बहुत सारे एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं कि भाई हमारे इंटेंशंस क्लियर हो रहे हैं लेकिन हमारा टोन उस इंटेंशन के साथ में मैच नहीं कर रहा. तो इसमें अगर किसी इंसान को आपको सिखाना है अभी कि कोई एनी एक्सरसाइज या कोई ऐसा कोई प्रोसेस जहाँ पे वो इस चीज़ को मैनेज कर पाए. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ना, यू हैव टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट. दैट मीन्स आपके इमोशंस सामने वाले पे इतने हैवी ना हो जाए, इतने हावी ना हो जाए कि वो आपके इंटेंट को ढक दे. आपका इंटेंट नहीं है उसको हर्ट करने का, बट आप इमोशनली इतने ज़्यादा हाई हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे उसको किस वे में आपको बोलना है, तो आपकी टोन कहीं ना कहीं खराब हो जाती है. सो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस एंड ही नो हाउ टू पुट द दैट वर्ड और दैट स्टेटमेंट और दैट थिंग दे हैव इन देयर माइंड. इमोशनली इंटेलिजेंट होने पे आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने आ जाएंगे, सामने वाले के इमोशंस अंडरस्टैंड करने आ जाएंगे, और अपनी टोन पे आप अच्छे से काम कर पाओगे, जहाँ पे आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, बस अपनी बात कह रहे हो. आपका तरीका अलग हो जाता है, आप उसी हाई पिच पे नहीं बोलते. राइट. बिकॉज यू नो दैट पर्सन विल गेट हर्ट, यू नो दैट मे ब्रेक that relationship. Right. So sometimes you need to understand and work upon your emotional intelligence. मतलब कहीं भी आप कुछ भी सोचो, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एक पार्ट है. चाहे वो आप एक अपने किसी चाइल्डहुड से रिलेट करो, चाहे आगे अगर आप अपने फैमिली रिलेशनशिप्स में रिलेट करो या अपने जॉब में रिलेट करो, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है.
आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई स्टेज पे जाना है सबकी बस की बात नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग एक फियर है कि एक इसको बड़ा नॉर्मलाइज तरीके से हम बोल देते हैं अपनी कि भाई तू थोड़ी ना बोल पाएगा, कैसे बोलेगा, तू स्टेज पे कैसे जाएगा, तूने तो कभी कुछ बोला नहीं, तू कैसे बोल देगा। ये हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से कि तू कैसे बोल सकता है स्टेज पे, तू तेरे को तो हमने कभी देखा ही नहीं बोलते हुए, तू कैसे किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसमें चीज़ों में दब जाता है। तो जो पब्लिक स्पीकिंग फेयर है इसको लोगों ने काफ़ी नेचुरल और नॉर्मलाइज कर दिया। तो आपके कोचिंग क्लासेस में, कोचिंग स्किल सेट्स में इसका एक्चुअल रूट कॉज क्या देखते हो आप? द फेयर ऑफ जजमेंट। एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा फेयर है जो मतलब लोग मरना पसंद करते हैं लेकिन स्टेज पे बोलना पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं को एक्चुअल टर्म्स में बताऊं तो इतना बड़ा फेयर लगता है उन्हें कि हम स्टेज पे नहीं बोलेंगे, वी आर गोना बी यू नो एट सम अदर प्लेस। हम true. किसी के सामने भी बोल सकते हैं पर स्टेज पे नहीं बोल सकते, पर वो किसी के सामने भी एक स्टेज ही है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग आपको जज करेंगे? इट्स अबाउट माइंड सेट, यू नो, इट इज़ इंटर रिलेटेड। वन द फेयर ऑफ डेथ, वन द फेयर ऑफ जजमेंट, एंड देन वी हैव द फेयर ऑफ पीपल व्हाट थिंक, एंड देन आर यू ऑथेंटिक और नॉट। फिर लास्ट में ये आ जाता है कि क्या मेरी बात की कोई वैल्यू भी है कि मैं जो बोलूँगा कि सामने वाला सुनेगा भी या नहीं। तो ये जजमेंट का फेयर तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से यहाँ पे हटा दीजिए कि किसी को नहीं पता आपको क्या बोलना है, और दे एक्चुअली वांट टू लिसन टू यू, दे आर हेयर टू लिसन। ठीक है, एक्सेप्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट प्लेस। जब भी मैं पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस करती हूँ तो उनको यही फर्स्ट जो मेरा इंटेंट होता है कि आप उस प्लेस को, उस स्टेज को एक्सेप्ट कर लो। थिंक दैट यू बिलोंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेज, राइट। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको इंटेंट पता लग जाएगा कि हाँ सब लोग मुझे सुनने ही आए हैं जी। जब हम वहाँ से बिलोंग नहीं करते ना, तब हमें लगता है कि ये मुझे सुनेंगे भी या नहीं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता पब्लिक स्पीकिंग में कि लोग आपका मजाक उड़ाने आते हैं। इट्स नॉट दैट। अगर कुछ लोग हैं भी ऐसे तो वाई यू हैव टू लुक एट देम, जस्ट लुक एट द 90% ऑफ द पीपल हु एक्चुअली कम टू लिसन टू यू, राइट। सो स्टेज फेयर को रिमूव करने का बेस्ट तरीका यही है, बार बार स्टेज पे जाओ। हर बार वो अपॉर्चुनिटी लो जहाँ पे आपको लोगों के सामने बोलने का मौका मिल रहा है। और माइंडसेट ठीक रखो, ये माइंडसेट नेगेटिव मत रखो। दैट इज इट इज़ अ बिगर फेयर देन अ डेथ, एंड इट इज़ अ बिगर फेयर वेयर पीपल विल यू नो थिंक अबाउट मी, जज मी। ये सब फेयर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल माइंडसेट क्लियर रखो कि ये सब मुझे सुनने आए हैं, ये मेरा ही स्टेज है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, पीपल लव मी, पीपल अप्रिशिएट मी। जस्ट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स और आप स्टेज पे जाओ और शाइन करो, बस। अगर कोई इंसान अभी फॉर एग्जांपल अभी स्टेज पे उसको बोलने का है, उसको कुछ स्पीच देनी है या फिर एक पब्लिक को उसको अपना कोई भी लाइफ का सेगमेंट सुनाने का, और एक तरफ है प्रोफेशनल आदमी जो बोर्ड रूम की मीटिंग में घुस रहा है, उसको बोल रहा है, इज देयर एनी 3 मिनट प्रिपरेशन या 2 मिनट प्रिपरेशन जो मेंटल प्रिपरेशन कर सकता है जाने से पहले? राइट। फर्स्ट affirmation should be positive, जैसे मैंने अभी बताया। affirm like I am good at this skill, I am good at my particular topic, I am going to be shine at this place, right? Affirm yourself, think positive. Second thing what you can do is breathe, deep breathing and relax your mind. Deep breathing and relax your mind. 3 times you need to deep breathe and relax yourself. आपकी बॉडी वो सब पॉजिटिव अफर्मेशन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। एंड थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू चैनलाइज योर एनर्जी इन अ वे जो हमें नेगेटिव नर्वसनेस फील करवाने को कहती है। देखो एनर्जी ही फ्लो कर रही है, वो एनर्जी को आप कैसे चैनल कर रहे हो ना, वो मैटर करता है। आप ये बोलोगे ना मैं नर्वस हूँ, मैं ब्लैंक आउट हो जाऊँगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, इसकी जगह आप करो आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे से हो पाएगा और मैं ये करके दिखाऊंगा। I own this place. Yes, this is my place, I will do it. तो चैनलाइज योर एनर्जी। उसको नहीं पता ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको पता है कि मेरे को क्या फील हो रहा है। से आई एम एक्साइटेड, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस, आई एम गोना डू इट, राइट।
So जी। you have to say it with that kind of energy, and then you will be able to rock the stage. आपके हिसाब से किसी इंसान को कॉन्फिडेंट डिलीवरी देनी हो तो, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है बहुत सारे लोग भरे पड़े होते हैं, गुस्से में भी भरे पड़े होते हैं, या किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो उनके दिमाग में चीज़ें बहुत चल रही लेकिन ज़बान तक वो नहीं पहुंच पा रहा। अगर आप जैसे किसी टीचर की बात करो तो वो क्लास लेने से पहले 3-4 घंटे का कंटेंट उसके दिमाग में है, वो फिर उसको चैनलाइज कर करके 1 घंटे क्लास में देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है वो। लेकिन अगर कोई रैंडम इंसान अभी सपोज किसी से बात कर रहा है, किसी को चीज़ समझा रहा है, ही इज़ गोइंग राउंड एंड राउंड राउंड, उसके दिमाग में क्लैरिटी है लेकिन उसकी स्पीच में वो चीज़ें नहीं आ पा रही है कि सामने वाला आदमी सोचे अच्छा ठीक है, अच्छा, क्योंकि कभी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बार सुना है, देखा भी है कि लोग बोलते हैं कुछ चीज़, फिर बाद में एंड में उस चीज़ कहने आएंगे कि यार मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो जो टर्म, ये जो एक फ्रेज़ है मेरे कहने का मतलब, तो ये जो राउंड राउंड लोग घूमते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हो पाएगा अगर आप एक तो स्ट्रक्चर करके रखेंगे ना अपने थॉट्स को, वो इजीली हो जाएगा। और दूसरी बात, जो हम पैराग्राफ में सोचते हैं उसको सोचना बंद करें, क्योंकि हमें पैराग्राफ में चलता रहता ना, ये मेरा बोलने का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब ये था, आप ये समझे। इसकी जगह हमें उसको पॉइंट्स में डिवाइड करना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एंड देन समराइज इट, दैट्स इट। स्ट्रक्चर, points and summarize. These 3 points will help you to deliver what you wanted to say. Simple. अच्छा, एक हमारे सेगमेंट में क्वेश्चन आया था AI टूल्स को लेकर, मैं पूछता हूँ आपसे, क्या पब्लिक स्पीकिंग आज के AI टूल्स के टाइम में भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, या जब लोग कहते हैं कि प्रेजेंटेशन देनी है तुरंत AI यूज़ करते हैं, उनको सब चीज़ें मिल जाती हैं? आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है? AI tool will help you, but ह्यूमन टच AI टूल नहीं दे पाएगा, राइट? वो आपको कंटेंट दे पाएगा पर डिलीवरी तो आपको ही करनी है उसकी, राइट? सो AI टूल्स आप कंटेंट बनाइए बट ह्यूमन टच हमेशा रखिए, क्योंकि वो AI टूल के बस की बात नहीं है। AI टूल के पीछे भी तो हम जैसे ह्यूमंस ही हैं जो उसको इतना डेवलप कर रहे हैं, उसमें इमोशंस भी डाल रहे हैं अब तो, राइट? सो इमोशंस ही हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, इमोशंस ही हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे हम AI टूल को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आपको लोगों से कनेक्ट करने के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, इमोशंस की ज़रूरत है। अगर आप, आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चलो AI टूल से आपने बोला आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई पब्लिक स्पीकिंग, गिव मी 3 पॉइंट्स, वो आपको बता देगा 3 पॉइंट्स, ठीक है? आपकी स्पीच स्टार्ट हुई, आपने बोला आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, कैसे आप इम्प्रूव करोगे। ये AI टूल की लैंग्वेज आपने बोल दी। नाउ अ ह्यूमन, अ स्पीकर, हाउ ही और शी विल डिलीवर। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा फेयर है जो लोगों के अंदर बहुत होता है, और आज मैं आपको यही फेयर ख़त्म करने के लिए बात करूंगी। पर पहले जानते हैं आप में से ही कितने लोग ऐसे हैं जो स्टेज पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो वहाँ से मैं लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक और एग्जांपल, आज से 10 साल पहले जब मैं पहली बार स्टेज पे खड़ी हुई थी, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी और मेरे पास वर्ड्स भी नहीं थे कुछ कहने के लिए। ऑल्दो मैंने 2 घंटे की स्पीच तैयार करी थी, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे गई मैं ब्लैंक आउट हो गई। क्या कहते हैं इसको? आप क्या समझे कि वो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? जी, दैट वॉज माई पब्लिक स्पीकिंग फेयर। AI टूल ये बात नहीं कहेगा, ये एक ह्यूमन ही बात कह पाएगा और ह्यूमन ही कनेक्ट कर पाएगा, राइट? सो यही डिफरेंस होता है, और दिस इज व्हाई ह्यूमन टच इज रियली इम्पोर्टेंट देन एनी अदर मशीन। तो मैम, आपके पर्सपेक्टिव में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक फिक्स ट्रेट है या स्किल है जो मास्टर की जा सकती है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखिए ऐसा फिक्स तो नहीं है, इट्स एन स्किल दैट यू कैन डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप बॉलीवुड से एग्जांपल लो, जैसे देयर आर मैनी बॉलीवुड एक्टर्स जो पहले कुछ और दिखते थे, आज नाउ दे हैव डेवलप्ड देयर पर्सनालिटी एंड दे लुक सो गुड। लाइक विकी कौशल, आप उनको आज से करीबन 10-15 साल पहले देखें, हाउ ही लुक्ड, एंड नाउ ही इज जस्ट लुकिंग सो हैंडसम। अ गाय जिन्होंने अपनी पर्सनालिटी को इतने अच्छे से डेवलप किया, एंड ही इज working upon his skill set, like his acting skills, dancing skills, and the way he communicate with people, it's too good at it. Right, absolutely right.
अगर हम देखें जैसे आज की अभी हमने बात करी फास्ट पेस दुनिया में हम रह रहे हैं, एक कंपैरिजन चलता रहता है, एक ऐसा एक हम लोगों ने हमारी सोसाइटी ने एक ऐसा एक जोन बना लिया है कि जहाँ पे अगर दो लोग हैं तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा ही। राइट। तो इस वर्ल्ड में ऑथेंटिक रहना कितना टफ हो गया आपके हिसाब से? बहुत टफ। एक्चुअली लोगों को आर्टिफिशियल चीज़ें ही पसंद आ रही है। अगर हम गुड लुकिंग नहीं हैं, अगर हमने मेकअप नहीं किया है, पीपल डोंट लाइक टू सी अस। दिस इज वॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज। तो लोग नहीं देखना चाहते, दे वॉन्टेड टू सी जो गुड लुकिंग हो, चाहे कंटेंट कैसा भी हो वो मैटर नहीं करता, बट दे वांट कि कितना अच्छा दिख रहा है। और ये जो कंपैरिजन है ये बहुत चीज़ें ख़राब कर रहा है, बिकॉज पीपल नाउ मूव टू दैट आर्टिफिशियल थिंग्स। आप कहीं से भी वो एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हैं। हमारे सोसाइटी में आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, पर जो इन्फ्लुएंसर टैलेंटेड हैं वो इतना नहीं चलेंगे जितना कि जो इन्फ्लुएंसर गुड लुकिंग है, या फिर जो कुछ अटरम शटरम कुछ भी डाल रहे हैं, दे ग्रो सो मच। ठीक है, तो टैलेंट बेस्ड आर वेरी लेस, बट दोज हु आर गिविंग द अदर काइंड ऑफ कंटेंट आर गोइंग वायरल। सो द माइंडसेट, इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ द ऑडियंस। सभी एक जैसा नहीं सोचते, पर आई वुड से जो एजुकेशनल कंटेंट है वो बहुत कम चलता है, एंड दिस इज अ फैक्ट एज वेल। तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी थी, आई वुड नॉट से इट, बट वो टीचर थी एंड वो टीचर बहुत वल्गर कपड़ों में रील बना रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी। आई वाज लाइक कि या तो ये टीचर नहीं है या फिर ये तरीका सही नहीं है। तो बहुत मैटर करता है कि आपको वायरल होने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। क्यों कर रहे हो आप? मत करो ये सब कुछ। जिनको देखना होगा, वैल्यू चाहिए होगी, वो आपके पास आएंगे। जी। अभी जैसे आपने एक और इंस्टाग्राम पर्सनालिटी है, वो काफ़ी शोज़ पे भी आई हुई है, उसको काफ़ी लोग रिबेल बोलते हैं। यस आई ऑल्सो। और उसका एक कंपैरिजन एक IT सेक्टर बंदे ने किया था कि ये एक साल में इतने सम ऑफ करोड्स कमा लिया और हमने इतनी अच्छी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज़ से पास करने के बाद भी होने के बाद भी आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये एक जो गैप है, ये गैप हमने ही क्रिएट किया है। एब्सोल्युटली। कि और एक कहीं ना कहीं एक नॉट डार्क बट वेरी डार्क फेज है कि भाई हम इंस्टाग्राम पे क्या है ना, एक फीचर है कि भाई सब्सक्राइब करो, आपको स्पेसिफिकली कंटेंट मिलेगा, उस पर आप कुछ अमाउंट होता है, आप पे करो उसको। अच्छा। और आप उसके एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हो। तो काफ़ी लोग हैं जो बैठे हैं, और प्रॉब्लम यहाँ आती है कि भाई हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हम वो चीज़ें देखने के लिए पैसा दे रहे हैं, बजाय जहाँ आप बोल रहे हो कि भाई हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की बातें करते हैं, एजुकेशन की बातें करते हैं, टेक अवेज की बातें करते हैं, डेली लाइफ सॉल्यूशंस की बातें करते हैं, हमें कितना पुश करना पड़ता अपने आप को, बजाय कुछ लोगों के जो कुछ बॉडी पार्ट्स पुश हिलाते हैं और देन दे गेट मिलियंस ऑफ व्यूज। सो ये एक फेज़ है जो एक मतलब हम आई एम श्योर हमारे ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको एक पहचान लाने के लिए। तो और उसी चीज़ों के बारे में आज बात भी कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा एक रिलेटेबल चीज़ है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि हमारा यूथ कहाँ जा रहा है? बिल्कुल डायरेक्शन ही गलत है। मतलब आपने ये चीज़ बिल्कुल सही ऑब्जर्व करी कि आप वायरल कैसे हो रही हो, व्यूज़ कैसे ला रहे हो, पीपल आर पेइंग फॉर इट। तो आज ही रिसेंटली जब मैं आ रही थी यहाँ पे, तभी मैंने न्यूज़ में सुना था ये कि एक्चुअली गवर्नमेंट आर बैनिंग ऑल दीज साइट्स, दीज एप्स, दे आर वर्किंग अपॉन इट, और जल्द ही ये होगा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि अब मोबाइल सिर्फ आपके मेरे हाथ में नहीं है, हमारे बच्चों के हाथ में भी है। और वो जब अपनी क्लासेस लेते हैं, कुछ भी ऐसा पॉपअप हो जाता है बकवास सा, और बच्चे वो चीज़ें देख रहे हैं। वाई? क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए, बच्चों को तो नहीं चाहिए वो कंटेंट, क्योंकि आपको वायरल होना है। यू आर पेइंग फॉर इट कि कोई भी रैंडम पोस्ट पे जाके क्लिक कर दो, या मेरा ऐड बार बार आए, मेरे को लोग बार बार देखें।
क्यों आप वो चीज़ें माइंडसेट ख़राब कर रहे हो? अभी तो जनरेशन स्टार्ट होगी नेक्स्ट वाली, उनका दिमाग अगर अभी से इन सब चीज़ों में चला जाएगा, व्हाट दे विल डू? They have to study, they have to get educated better, they have to, you know, make a good point for themselves, success for themselves. And अगर ये चीज़ें वायरल ज़्यादा होंगी तो ऑफ कोर्स हमारा देश इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाएगा और एजुकेशन कंटेंट कम देखेगा. बट आपके जैसे और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पार्ट पे काम कर रहे हैं. अब ये लोगों के ऊपर है कि वो क्या देखना चाहते हैं. अगर आप आज भी वही चीज़ें देखोगे जिसकी वजह से हमें देश को सही दिशा नहीं मिलेगी, आई वुड से यूथ को सही दिशा नहीं मिलेगी, या वो वर्गल चीज़ें देखते रहेंगे, वल्गैरिटी आगे सामने आती रहेगी, तो ऑफ कोर्स आपको सक्सेस तो कहीं नहीं मिलेगी, पैसा भी कहीं नहीं मिलेगा, इवन आप अपनी मेंटल हेल्थ भी लूज़ कर लोगे. और ये आज आपको शायद ना पता लगे, आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ महसूस होगी जब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में. और आई वुड रिक्वेस्ट कि जितनी भी ऐसी ऐप्स हैं जो ये इन सब चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं उसको बंद कीजिए पहले तो, क्योंकि ये न्यूज़ में आ चुका है कि ये बंद होगा. सबसे पहला एक्शन उन पे होना चाहिए ताकि बच्चों को तो ये सब चीज़ें देखने को ना मिले, उनके सामने तो पॉप अप ना हो ये सब कुछ, राइट. काफ़ी सारी जैसे IPL जैसे शुरू होता है, काफ़ी सारी गेम्स ऑनलाइन आती हैं. आप बेट करो, आप प्लेयर्स की टीम बनाओ, देन यू विल गेट कैश रिवॉर्ड्स. कईयों को गाड़ियाँ भी मिली हैं. तो हम वही एक मेंटल क्लैरिटी की बात करते हैं ऐसे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे कि भाई ये एक टाइम बिंग चीज़ें हैं, हैप्पीनेस हैं कि आपको अच्छा लगेगा 2 महीने 2 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो शायद आपके अंदर कोई खोखलापन ही रहने वाला है. चलो बैक टू कॉर्पोरेट. हम देखते हैं काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, वेरी पीपल प्लीजिंग कि नहीं सर ने मेरे को बोला है मैं करके दूंगी या फिर मैं करके दूंगा. एक उस जोन में रहते हैं कि भाई थोड़ा और ठेठ भाषा में बोला तो चापलूसी करना. तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन इशू है आपके हिसाब से, या एक पर्सनालिटी वीकनेस है? बोथ, दोनों ही है. अगर आप पीपल प्लीजिंग हो तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है नो कहने का. आपको लगता ही नहीं है कि आई एम समथिंग और आई हैव दैट कॉन्फिडेंस और आई एम नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस और दिस टाइप ऑफ थिंग्स जहाँ पे आपको लोगों को प्लीज़ करना पड़ रहा है. कब तक प्लीज़ करोगे और किस को प्लीज़ करोगे? You are not supposed to do that. Do what is right for you and for your mental health, your family. क्योंकि pleasing की there is no limit. आज प्लीज़ कर लिया किसी एक काम के लिए, कल प्लीज़ करोगे दूसरे काम के लिए, फिर something else is there, right? So work upon your mindset, work upon your personality, build that confidence to say no for the things which you don't deserve. और एक बार नो कहने का तरीका आपको आ गया तो इट वुड बी ईजी फॉर यू. जैसे आप कंपनीज में जाते हो, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ लेकिन आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए. हाउ ईजली दे से कि वी विल गेट बैक टू यू, वी विल लेट यू नो, और we'll find out something, some other position for you. You're not good fit for this role. ठीक है, try next year. कितने easily they would say these things because they know ये आप उनके लिए सही एम्प्लॉय नहीं हो. अगर आपको पता है कि वो आपके लिए सही कंपनी नहीं है तो आप भी तो बोलो ना कि नहीं, आई डोंट थिंक आई विल गेट द राइट काइंड ऑफ ग्रोथ इन योर कंपनी. तो अभी तो हमने ऐसे आपने बोला नो बोलना सीखना है, लेकिन कभी कभार कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जहाँ शायद हम नहीं बोल पाते. चाहे आप ऐसे जोन में फंसे पड़े हो कि भाई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत चीज़ों की, कि मुझे हमने देखा है कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, और अभी आपने न्यूज़ भी देखी होंगी, मेजरली जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं कॉर्पोरेट में सबसे ज़्यादा अफेयर्स हैं. बॉसेस अपना पावर्स का मिसयूज़ करते हैं. और अभी एक मूवी भी आई है मेट्रो इन दिनों, तो उसके अंदर भी जो सारा अली खान का जो रोल है उसका भी बॉस उसको कहीं ना कहीं बार बार फिजिकल टच करता है. इन दी एंड में वो शी स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड वो उसको स्लैप करके बाहर निकलती है. बट वो करेज लाना बहुत टफ है.
और अगर आप देखो टीयर 2 से जो यहाँ पे आ रहा है, टीयर 3 से जो आके आ रहा है, उनके साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो वो करेज लाना बहुत टफ है। तो वो कहीं ना कहीं लोग, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कहीं ना कहीं उसी साइकिल में दब जाते हैं। तो आप अगर उन लोगों को, अगर वो वीडियो वहाँ तक पहुँचे, उन लोगों को अगर कुछ टिप देना हो कि भाई ठीक है, नो बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आप बोलना चाह रहे हो नो, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हो, वो एक डायनामिक्स में, डिलेमा में फंसे पड़े हैं। इट्स नॉट दैट, अगर आप करना चाहते हो कोई चीज़ तो आप करोगे, और आप नहीं करना चाहते ना, कोई आपसे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकता। इट्स रियली ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ऐसा होता है, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि हम नहीं कह पाए क्योंकि हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। क्या उस पॉइंट के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई? नहीं हुई। आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सोच रहे हो कि आज मैं ये कर लूँगा तो ठीक है, पर आप कब तक वो चीज़ करोगे, और क्या वो ही चीज़ करने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है? थिंक इन दैट पर्सपेक्टिव। ये नहीं तो क्या, अपने आप में उतना कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को उतना करेजियस बनाइए। जैसे आपने एग्जांपल दिया मेट्रो मूवी का, मैंने ऑल्दो नहीं देखी, बट स्टिल आई कैन रिलेट। जो आपने बताया उसमें उसको एंड में वो करेज मिला, जी। पहले क्यों नहीं? सेम लड़की है ना, सेम सिचुएशन थी ना, सब कुछ सेम था, तो पहले क्यों नहीं किया? और अगर आप उस पॉइंट में आ गए कि अब करना है, तो शायद आपने अपनी लिमिट एक्सटेंड कर दी कहीं ना कहीं। तो ये इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड अपॉन टोटली यू कि आप अपनी लिमिट को कैसे एक्सटेंड करते हो। क्या आप अपने कंफर्ट जोन में हो उस चीज़ के लिए या नहीं हो? अगर आप उसके लिए कंफर्टेबल नहीं हो, जस्ट गेट आउट ऑफ इट, सिंपली से नो एंड इट मीन्स नो। ये बहुत मूवीज में भी बताया गया है, बहुत जगह पे हमने सुना भी है और देखा भी है। नो बडी कैन डू एनीथिंग फोर्सफुली। अगर कर भी लेता है तो कॉर्पोरेट्स में पॉस्ट ट्रेनिंग होती है, पॉस्ट ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है, बताया जाता है, उनके पास वो राइट होता है। जो आपने एग्जाम्पल दिया अभी, रिसेंट एग्जाम्पल, CEO और an HR, राइट? क्या वो उन दोनों का इंटेंट नहीं था? ठीक है, उधर कहीं पे भी देख के फोर्सफुली तो कुछ नहीं लग रहा था, राइट? अगर उनमें से किसी एक का इंटेंट नहीं होता तो वो चीज़ नहीं होती। और सेकेंडली, मे बी एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है, बट आप कितने लॉयल हो अपनी कंपनी के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, इट्स अगेन ऑन यू। व्हाट इज़ योर लॉयल्टी टूवर्ड्स अ कंपनी, टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टूवर्ड्स अ पर्सन? अगर वो मैरिड भी नहीं हो, इन एनी केस, देन ऑल्सो कि क्या आप उसी से शादी करेंगे इन फ्यूचर, या फिर इट्स जस्ट दैट हैपनिंग बिकॉज वी अलाउ इट। अगर आपने अलाउ नहीं किया होता तो कभी नहीं होता। और मैंने भी समवेयर 13 years काम किया है कॉर्पोरेट्स में और स्कूल्स में, एजुकेशन सेक्टर में। आई डोंट थिंक सो कि मेरे से कोई ज़बरदस्ती वो काम करवा सकता था जो मैं नहीं करना चाहती थी। और ऐसा कभी मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? या इसमें अगर मैं अपने आप को भी ना रखूं, मैं उन लोगों को रखूं जिनके साथ ये हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। एक जॉब ही तो जाएगी, और क्या होगा? एक बार 1 महीने का पैसा ही तो नहीं आएगा, क्या होगा? आप सर्वाइव करना सीख जाओगे, बट इट इज़ अगेन कि आपके पास क्या स्किल सेट है, आप अपने ऊपर कैसे काम करते हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और यही चीज़ आपको बॉदर कब तक करेगी, कब तक नहीं करेगी। टोटली इट्स ऑन यू। बट मैम, मैं ये सोचता हूँ, जैसे अभी तो हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में बात करो जहाँ पे 1 महीना नहीं है, अगर आपने अपने बॉस के अगेंस्ट नो बोला है, मतलब आपको वो लाइन हाजिर कर देगा अगर पुलिस महकमे में है, नहीं तो फिर अगर और किसी एडमिशन डिपार्टमेंट में हो तो फिर ट्रांसफ़र कर देगा, कहीं और पटक देगा आपको। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम बड़ा आप बोलो, इसके डायनामिक्स बहुत डीप में है कि ये आई क्यों रही है प्रॉब्लम। हम तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे, ये हो सकता है, छोड़ सकते हैं, 1 महीने की जॉब जाएगी। बट अगर आप थोड़ा उसको दूसरा कॉइन, एक साइड ऑफ कॉइन्स की तरह सोचो कि प्रॉब्लम आई क्यों रही है,
क्यों आप किसी को मोलेस्ट कर रहे हो, क्यों आप किसी को दबा रहे हो, ये कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक पावर का मिसयूज है। सेकेंडली पावर मिसयूज होने के साथ साथ आपका जो मेंटल जो एक प्रेशर आप किसी पे डाल रहे हो, ये कि सपोज फॉर एग्जांपल किसी बॉस ने ईदर साइड, अगर आप कॉर्पोरेट लो या अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर लो, किसी ने बोला कि यार ये काम करके देना मेरे को, मुझे नहीं पता, रात को 2 बजे दे 4 बजे दे, और अभी तो आपने भी न्यूज़ सुनी है काफ़ी लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो गवर्नमेंट में बहुत डिफरेंट है ये कि हाँ सर जनाब अभी हो जाएगा, जनाब अभी रेडी करके देता हूँ। तो ये थोपना समझ सकते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट कि भाई कोई केसेस वैसे आ गए हैं जिसको बहुत जल्दी सॉल्व करने का है, बहुत प्रेशर है, वो समझ आता है। बट फॉर योर पर्सनल गेन्स आई डोंट थिंक सो कि भाई वो हमें किसी को इतना हरास किया जाए, हरास करना चाहिए या Right. फिर वो करे। लेकिन इसका कोई एंड भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका कोई एंड नहीं है। बट सब चीज़ें वहीं पे आ जाती है कि आपकी सोच क्या है। आपकी सोच है कि मेरे को किसी को हरास करना है, पर्सनल ग्रजेस हैं, तो आप करोगे। तो आप आज एक बंदा जाएगा, कल दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, आप करते रहोगे, राइट। तो कंपनी को ही ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन हरास कर रहा है और कौन हरास हो रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो सबके पास ना वो पावर नहीं होती जो शायद ऊपर वाले के पास, जो आपसे अपर लेवल पे बैठा है उसके पास वो पावर है, क्योंकि गवर्नमेंट का सिस्टम ही थोड़ा अलग है। वहाँ पे ट्रांसफर होता है या रेजिग्नेशन होता है, वहाँ पे 1 मंथ का सैलरी नहीं जाता। वहाँ पे वही है, बिल्कुल। तो उधर बहुत सिस्टम अलग है, और वहाँ पे ये भी चलता है कि पैसे दो और आगे काम बनवा लो अपना, राइट। तो यू हैव टू फिगर इट आउट कि आप कौन से सोसाइटी से बिलोंग करते हैं आप, क्योंकि हम उस पे काम नहीं कर सकते जो ये कर रहा है, हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं जो सहन कर रहा है उस चीज़ को, राइट। तो हमें ही ये देखना पड़ेगा, उसको तो आप नहीं सुधार पाओगे, कंप्लेन कर दोगे कुछ होगा नहीं, कोई एक्शन आप ले नहीं सकते, राइट। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? आप मीडिया पे डालोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे, 100 में से 10 कोई केसेस होंगे जिस पे कुछ हुआ होगा, 90% तो दब जाएगा। देन व्हाट इज द ऑप्शन? और दुनिया सुधार पाओगे आप? फाइंड आउट दिस कि आप सुधार लोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप झेल लोगे जी। फिर वो सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ती है। तो कीचड़ में जितना जाओगे दबते 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 धंस जाओगे। लेकिन हम यहाँ पे इस हमारे इस पॉडकास्ट पे हम बहुत चीज़ें बात करते हैं, बहुत लाइफ की चीज़ें। अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपने बताया, जैसे बोल रहे हो जितना हम डालोगे कीचड़ आप पे लगता रहेगा। तो मुझे कभी कभार ऐसा पर्सनली फील होता है कि भाई यार मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है कि हम बैठे हैं यहाँ पे और अब हम किसी साइकिल को तोड़ें। हम कड़ियाँ हैं उस साइकिल की ना, हम खुद हट सकते हैं तो कोई और आके हमें रिप्लेस करके लगा देगा, बिल्कुल लगाएगा। तो ये सोचने में मजबूर ज़रूर करता है आदमी को कि यार हम क्यों ऐसे टाइम पे रह रहे हैं, या फिर ऐसा मतलब हमारे डायनामिक्स क्यों इतने हार्ड हो चुके हैं हम पे कि भाई हमारी आवाज़ दबाई जाती है वक्त। जहाँ पे आप वो नाम बोलो, चाहे आप जेएनयू की बात बोलो, चाहे आप जेएनयू के बच्चों की जो भी वो बोलते हैं, खड़े होते हैं, सबका कहीं ना कहीं वो एक पावर और आपका कम्युनिकेशन पावर विल बी हमेशा अप ही रहेगा, राइट। तो ये हाँ बातें। इसके लिए हमें मतलब जो मुझे फील होता है कि हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर्स, स्कूल, NGOs, सब जगह पे माइंडसेट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपके स्किल सेट पे काम किया जाना चाहिए, और यही एक तरीका है कि वो लोग भी सामने आएंगे जो हरास कर रहे हैं, या फिर उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप जब तक किसी को बताओगे नहीं, किसी को सिखाओगे नहीं, समझाओगे नहीं, नहीं हो पाएगा। किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाओगे, मे बी आप जीत जाओ, मे बी आप हार जाओ, क्योंकि कोई मूवी तो है नहीं कि आखिर में हीरो ही जीतेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ना ही हम ये चीज़ निगलेक्ट कर सकते, क्योंकि रियलिटी है कि ये होगा, कहीं ना कहीं होगा। आज नहीं होगा तो कल किसी और के साथ होगा, पर मतलब उस चीज़ का सॉल्यूशन यही है जो गवर्नमेंट ने इतने रूल्स रेगुलेशन बताए हुए हैं, पॉज ट्रेनिंग और ये पॉस्को ट्रेनिंग इन स्कूल्स, NGO, सब
हमेशा हर जगह ये दी है, तो इम्प्लीमेंट करो ना इसको। इम्प्लीमेंट तो हमारा लॉ करता नहीं है तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है फिर। चलो थोड़ा इसको थोड़ा सा हम और डेप्थ में लेके चलते हैं, थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अगर जो एक बज़वर्ड दे रखा है दुनिया के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस, अभी आपने थोड़े पहले बात करी किसी कपल्स या रिलेशनशिप में होना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ें, लेकिन एक्चुअली में इसका अगर आप किसी भी इंसान को समझाओगे व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको क्या बोलोगे आप? कि अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड अदर इमोशंस, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना आ जाएगा कि आप रिएक्ट कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रहे हो। रिस्पॉन्ड इज़ वेरी सिंपल, जो आपने एक बात का जवाब दिया, एंड रिएक्शन मे कम्स लाउडर, मे कम्स डिफेंसिव समटाइम। सो रिएक्शन इज समथिंग जो आपकी चीज़ों को ख़राब कर देगा, ठीक है, और आप रिस्पॉन्ड करोगे सिंपली तो इट वुड बी बेटर। और इमोशनल इंटेलिजेंस आपको वही सिखाता है कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के, उनको समझ के, सामने वाले को समझ के, अंडरस्टैंड करके उसकी सिचुएशन को आप उसको बताएंगे, या कुछ भी जो आपको कहना है आप वो बात कह पाएँ। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू योर एनी अदर कम्युनिकेशन स्किल। तो ये क्या सिखाई जा सकती है? बिल्कुल, ये सिखाई जा सकती है, ये सीखी जा सकती है, और आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने बहुत अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि ऐसा कॉर्पोरेट में मैंने जो देखा है कि लीडर्स विल रिएक्ट क्विकली, राइट, बहुत जल्दी रिएक्शन आता है। वो समझना नहीं चाहते अपने आपकी टीम के मेंबर के साथ हुआ क्या उसका इंटेंशन यही था कि काम नहीं करना, या उसका इंटेंशन था काम करना, बट समहाउ द वर्क हैज़ नॉट बीन डन, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या, लिसन केयरफुली, लिसन एक्टिवली। एक पैसिव लिसनिंग है, एक एक्टिव लिसनिंग है। तो लिसन एक्टिवली, सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना, समझने के लिए सुनना है। और जब आप ये कर पाओगे तो यू विल बिकम अ बेटर लीडर, यू बिकम अ बेटर टीम मेंबर, राइट। तो आपकी कोई ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस ने किसी की पर्सनल जॉब के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म किया हो? बिल्कुल, ऐसे बहुत, देखो डेली बेसिस पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कि काम नहीं मिला, या क्लाइंट नहीं मिला, या फिर डील चली गई, राइट। हाँ, फायर भी कर देते हैं बहुत सारे टीम मेंबर्स को, कुछ छोटी छोटी बातों पे फायर कर दोगे। बट जब एक लीडर एक्टिवली सुनता है तो उसको समझ आता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, ईगो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एक जो नॉर्मली लीडर्स को ये होता है कि आई एम द बॉस, आई एम समबडी जो इनको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। सभी नहीं होते ऐसे जनरली, बट जो एक माइंडसेट देखा है ट्रेनिंग्स के दौरान, तो वहाँ पे आपको ये समझ आएगा वी आर ऑन अ सेम पेज। सिर्फ सैलरी का फ़र्क है और पोजीशन का फ़र्क है थोड़ा सा। आप सुनेंगे, समझेंगे, तो उनके साथ भी शायद वही प्रॉब्लम चल रही है जो आपके साथ पर्सनल लाइफ में चल रही है। तो अब कहते तो ये है कि पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग रखो, बट आप देखोगे दोनों लिंक्ड है। पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चलेगी, प्रोफेशनल लाइफ बेकार हो ही जाएगी, ठीक है। आप काम ही नहीं कर पाओगे वैसे। Very true, very true. और अगर प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, पैसा नहीं आ रहा कहीं से, या फिर प्रेशर बहुत है आपको, यू नो, जो आपने एग्जांपल दिया था कि सुसाइड कर लेते हैं, वो अगर चीज़ चल रही होगी प्रोफेशनली, तो पर्सनल लाइफ कहाँ से बचेगी? नहीं बचेगी। सो यू नीड टू रिलेट, और उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके आपको चलना है। ट्रेनिंग्स लो, अपने ऊपर काम करो, माइंडसेट पे काम करो, देन यू आर एबल टू बिकम, यू नो, समबडी जो बैलेंस करके चल पाए। एंड लाइफ इज़ अबाउट बैलेंसिंग ओनली। जी। तो आज के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अगर हम बात करते हैं, कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं, हाई प्रेशर जॉब्स हैं, तो उसमें EQ को और मेंटेन करना प्लस सेल्फ अवेयरनेस, ये कैसे किसी की लाइफ का डेली टूल बन सकते हैं? प्रैक्टिस द थिंग सेल्फ अवेयरनेस। आप अपना डेली जर्नल लिखो, रात को आके फाइंड आउट क्या चीज़ आपको बॉदर करी बहुत, कैसे आपने रिएक्ट किया, क्या चीज़ है जो आप इग्नोर कर सकते थे। सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है EQ के लिए, क्योंकि जब मुझे ही नहीं पता होगा मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, मैं क्या बोल देती हूँ, मैं क्या लोगों को अंडरस्टैंड कर भी पाती हूँ या नहीं, राइट। तो मेरा सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगा तो हाउ आई कैन वर्क अपॉन इमोशंस। अब दूसरे के तो छोड़ो, खुद पे ही नहीं काम हो पा रहा अभी तो सेल्फ अवेयरनेस होना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। राइट आउट 3 थिंग्स इन विच यू आर गुड एट,
very good at. Write out 3 things in which you have to work upon. I'm not saying bad, but you need to work upon. And then write out the daily routine of yours जहाँ पे आपको लगा कि ये चीज़ इस तरीके से हो सकती थी. Then आप अपने सेल्फ अवेयरनेस पे भी बेटर हो जाओगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी बेटर हो जाओगे. ग्रेट. थोड़ा सा अपने एक जर्नी के बारे में बताइए कि वो लाइफ टर्निंग पॉइंट कब आया कि आपको लगा कि यार जैसे आपने हमें बताया बैक स्टेज में आपने काफ़ी ट्रैवल किया अपने फादर की जॉब के थ्रू. तो ऐसा टर्निंग पॉइंट कब कैसे आया कि मुझे लाइफ सेट स्किल कोच बनने का या फिर मुझे कम्युनिकेशन स्किल सेट सीखनी है, देन सिखानी है आगे लोगों को अवेयर करना है? सही. वैसे तो बहुत वास्ट चीज़ें हैं ये कि आपने भी मेंशन किया कि मैंने बहुत ट्रैवल किया है इन इंडिया, क्योंकि मेरे फादर की जॉब ऐसी थी कि हम एक जगह फिर दूसरी जगह फिर तीसरी जगह ऐसे रहते थे. समवेयर जब ये एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है ना, तो कई बार बच्चा इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट. उसको समझ नहीं आता कि मैं 6 महीने तो यहाँ पे था जहाँ पे बहुत कुछ मेरे अकॉर्डिंग था, और अब मैं ऐसी जगह आ गया जहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. जैसे हमारा स्कूल बच्चे के लिए तो वो ही सबसे ऐसी सेफ जगह होती है, या कह लो इंजॉयबल प्लेस होता है जहाँ पे वो अपना आधा दिन स्पेंड करता है. ठीक है. तो मेरा जब स्कूल चेंज हुआ, कलकत्ता में हम थे, वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होती है पढ़ाई. आई वुड से कि जहाँ से मैं आती हूँ हरियाणा से, हरियाणा में तो फिर भी ईजी गोइंग है. कलकत्ता इज़ अ प्लेस, कलकत्ता, जहाँ पे प्रेशर बहुत है पढ़ाई को लेकर, और आपको समझ में नहीं आता, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है, आपको क्लियर ही नहीं हो रहे कॉन्सेप्ट. ठीक है. वहाँ पे एक बच्चे की लाइफ अलग हो गई. फिर जब मैं बड़े हुई, स्कूल में एक्चुअली मैंने काम किया, 7-8 साल मैंने स्कूल में दिए हैं अपनी. तो वहाँ पे मैंने देखा जो बच्चे हैं सब एक जैसे ही हैं, सब मेरे जैसे ही थे, इंट्रोवर्ट, शाय, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता. 90% ऑफ द स्टूडेंट लाइक दिस. 10% जो बहुत ब्रेव भी हैं, कॉन्फिडेंट भी है, मार्क्स भी अच्छा आ रहे हैं, एकेडमिकली भी बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं, टीचर्स के फेवरेट भी हैं. बट व्हाट अबाउट दोज 90%? बच्चा तो वो भी है ना, और कुछ ना कुछ तो उसको भी बनना है जाके. वहाँ पे ये समझ आया कि इट वॉज नॉट माई प्रॉब्लम एक्चुअली, ओनली माई प्रॉब्लम. इट वॉज अ प्रॉब्लम जो बहुत बच्चे फेस कर रहे हैं. तो वही मेरा टर्निंग पॉइंट था. वहाँ पे मैंने सीखा कि ये कर सकते हैं जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है. और फिर एक ऐसा फेस था लाइफ में जहाँ पे खुद के पास ही जॉब नहीं थी. इतना कुछ करने के बाद उसमें इंट्रोस्पेक्ट किया मैंने, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई, व्हाट आई कैन डू बेटर एंड इन विच एरिया आई कैन हेल्प पीपल. तो वो फिगर आउट करने में बहुत अच्छा लगा. और आज जो मैं काम कर रही हूँ वो सबसे पसंदीदा काम है मेरा, जहाँ पे लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होते हैं, देयर लाइफ स्किल्स ऑल्सो गेट बेटर, दे आर एबल टू मेक द डिसीजंस, व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज नॉट. दे बिकम करेजियस टू टेक द डिसीजंस. ग्रेट. सो मज़ा आ गया आपसे बात करके. जाने से पहले एक ऐसा मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरे लिए भी, और अगर पब्लिक को आप बोलना चाहो कि एक वो गोल्डन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, वो एक गोल्डन रूल बुक क्या होगा, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग और EQ की बात करें हम, इसको कोई कैसे अपनी सुपर पावर बना सकता है? देखो, आपको तीनों पे ही काम करना है. इट विल मेक यू क्लियर विद द थिंग्स. क्लियरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, एंड यू बिकम अ बेटर पर्सन. आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी. सो डेली बेसिस पे जस्ट टेक आउट 15 मिनट ऑफ योर्स एंड राइट अबाउट योर सेल्फ. ठीक है. मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है, आई डोंट रीड बुक्स, बट मेरे को लिखना बहुत पसंद है. आई लव टू राइट जो मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, कि आज मैंने क्या सीखा, क्या नया और कर सकते हैं. जैसे आपसे मिलके मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी. सो आई विल डेफिनेटली राइट अबाउट इट एट माई एंड ऑफ द डे. राइट. सो ये सब चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, आपके कम्युनिकेशन को बेटर करती हैं, और आप में वो क्लियरिटी आ जाती है कि ये रास्ता मुझे चुनना है. तो आप करेजियस भी बन जाते हैं. आपके इमोशंस आपको हैंडल करने आ जाते हैं. पहले तो आई वॉज सो हाइपर, जब बहुत जल्दी गुस्सा आता था, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती थी. बट विद द टाइम आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कंट्रोल करना इट्स इम्पॉर्टेंट. तो अभी आई एम ऑल्सो वर्किंग अपॉन सच थिंग्स. ब्रिलियंट मैम, मज़ा आ गया आपसे मिलके. थैंक यू.
हमने ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन की सारी बातें करी हैं जो एक बचपन से लेके जॉब तक आदमी जो करता है, और आगे भी कम्युनिकेशन का कोई एज नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कहीं ना कहीं पब्लिक कुछ ना कुछ टेक अवे लेके जाएगी, और आपको भी हमारी हॉस्पिटैलिटी और एक प्लेटफॉर्म में मज़ा आया हो। थैंक यू सो मच, और दोबारा एक बार बैठेंगे, किसी और टॉपिक को और एक्सप्लोर करेंगे और डेप्थ में जाएंगे। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड सार्थक, आपसे मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, और इवन मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, इवन बैक स्टेज एज वेल। तो आपकी कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छी रही। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू मैम, थैंक यू।